हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, है ना। तो क्यों ना हम आज हमारा टेंथ का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो हमारा संविधान कह सकते हैं। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की वाटचाल, मीन्स हम कह सकते हैं ना, बढ़ते हैं किस तरह से हम संविधान के तरीकों को जानते हैं, किस तरह से संविधान हमारा बढ़ रहा है आगे। सो let us start our first chapter, working of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अपना काम कर रहा है। Okay, so the textbook of a political science still have no helped us to take an overview of the local government। अब हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है, हाँ, तो वो क्या है, तो टिल नाउ हैव हेल्प्ड अस टू टेक एन ओवरव्यू। कोई ओवरव्यू, पूरा जानकारी कह सकते हैं, जैसे कि हमें उस पाठ्य पुस्तक में स्थानिक संस्था, शासन संस्था या भारतीय संविधान में मूल्य व्यक्त होने वाले तत्व, उनके बारे में, संविधान निर्माण कैसे होता है, शासन यंत्रणा कैसे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, तो इनके बारे में हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, राइट। Overview of the local government, the values and the philosophy of Indian constitution are also the government governing structures created by the constitution and Indian place in international relation। किस तरह से उनका संबंध कह सकते हैं ना, स्थान किस तरह से निर्माण हुआ है, या फिर रिलेशन, इंटरनेशनल प्लेस पे इंडिया का कैसे रिलेशन। The Indian constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic। अब देखिए, हमारे भारत ने क्या किया है, निरपेक्ष लोकशाही कह सकते हैं, जिसे हम गणराज्य निर्माण किया है। और उनके जो मंडल है, जो नागरिकों का न्याय मंडल कह सकते हैं ना, सेल्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मीन्स हम कह सकते हैं जिसे नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए या क्या होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ओके, रिपब्लिक ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जस्टिस एंड द फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। और तो और हम जो कह सकते हैं कि उसी आधार पर उसकी प्रगति कह सकते हैं ना, इस ऑल्सो इट हैज मेड प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द सिटीजन गेट जस्टिस एंड देयर फ्रीडम। जो भी लोग हैं वहाँ के, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। The Indian Constitution is seen as the mean through which is progressive developed society based on a social justice and equality will be established। और तो और हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जो भी है कह सकते हैं ना, संबंध है, जो भी निर्माण करना है, आधार है उनका या फिर साधन है, भारत को संविधान की ओर ले जा रहे, पहले जाते हैं, राइट। So the constitution came into force on 26 January 1950 and since then the government has been working in the accordance with the principles of the constitutions। अब हम कह सकते हैं कि 1950 26 जनवरी में हमारे संविधान अनुसार राजकारभार किया गया। ओके, उस समय से लेके तो अब तक संविधान के आधार पर जो भी राज्य कारभार चले, वो भारत की लोकशाही के लिए व्यापक होते थे। और उनका जो स्वरूप था वो पूरी तरह से कैसा था, महत्वपूर्ण था हमारे लिए, जिसमें सामाजिक न्याय कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय समता प्रस्थापित की गई दृष्टि ने, और उस हिसाब से किस तरह से उन्होंने पॉलिसीज उठाई या फिर कदम रखे, वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, देन according to the principles of the constitution, in this chapter we will take a brief overview of the wide ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality। अब ये जो हम देखने वाले, ये हमारे पूरे चैप्टर में हम देखने वाले कि हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से कदम उठाए गए, किस तरह से उन्होंने स्टेप उठाए, पॉलिटिकल प्रोसेस को किस तरह से सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, किस तरह से मिलने चाहिए। तो इसके उन्होंने इसमें डिवाइडेशन, 3 एरियाज हमको दिखाए। तो द रिव्यूज विल प्राइमरली फोकस ऑन द 3 एरियाज, 3 एरियाज को उन्होंने दिखाया। जैसे कि पहले हमारी डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही बताई, सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम मीन्स न्यायिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये 3 जो एरियाज उन्होंने हमें दिखाए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसके आधार पर मीन्स उस समय उससे शुरुआत हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस समय से लेके उसके अनुसार राज्य कारभार किस तरह से भारत की लोकशाही के लिए व्यापक साबित हुआ,
कैसे उसका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया की गई, किस तरह से उसमें बदलाव लाए गए, किस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव थे, वो हम देखेंगे। ओके, नाउ हम लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही, जो आज हमारे भारत में है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी वी हैव लुक एट द पॉलिटिकल मेच्योरिटी। अब पॉलिटिकल मेच्योरिटी मीन्स राजकीय प्रगल्भता, मीन्स किस तरह से उनकी मेच्योरिटी लेवल देखी गई। डेमोक्रेसी डज नॉट merely imply a representative structure. The essence of a representative system is to integrate the principles of a democracy in actual practice. अब देखिए डेमोक्रेसी कैसे, लोकशाही एक शासन पद्धति है, केवल संरचना नहीं है उसकी, तो उसे कैसे, उसके आधार पर हर व्यवहार को लोकशाही समाज के राजकीय जीवन का एक भाग बनाया गया, एक प्रैक्टिकल लेवल पे उसे एक पार्ट बनाया गया, राइट। देन once this is done, democracy become an integral part of the political life of the society. और तो और ये कैसा है, भाग तो बने, अविभाज्य भाग है ये डेमोक्रेसी। और तो और इसके अनुसार क्या हुआ, देश के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व सीधा संसद में किया जाने लगा, संसद में, राज्य भवन में उनका प्रतिनिधित्व किया जाने लगा, राइट। Accordingly, the Indian people have direct represent in the parliament, state legislatures and local government. अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक इंटेलिजेंट विभाग है हमारा डेमोक्रेसी, जो सीधा संसद में हमें प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से हमारे राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रेजेंटर्स होते हैं, हमारे प्रेजेंटर्स होते हैं, राइट। देन state local government holding free and fair election at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. अब डेमोक्रेसी में कैसे बताया, देखिए डेमोक्रेसी में उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से राजकीय स्पर्धा का विचार किया जाता है, लोकशाही को बड़े प्रमाण में यशस्वी बनाया जाता है, उसके बाद किस तरह से उनका कैसे थे जनता का सहभाग दिखाया गया राजकीय स्पर्धा में, ये सब हम देखेंगे। ओके, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शो द इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इसी तरह से ये लोकशाही क्या हुई है, पूरी तरह से यशस्वी साबित हुई है, ग्रेट साबित हुई है। ओके, देन सॉरी, और तो और हम ये भी देखते हैं कि इसमें एक तरह से मीन्स जो भी वोटिंग या फिर जो भी इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से मीन्स किस तरह से लिए जाते हैं, इवन भारतीय मतदार राजकीय किस तरह से प्रलोभन होने में मदद कार्य किया जाता है, या फिर इलेक्शन के दरमियान किस तरह से सार्वजनिक धोरण को या उनके प्रश्नों को भारतीय मतदार जो होते हैं उनकी भूमिका किस तरह से वो लेते हैं, और किस तरह से उनको कहते हैं ना, और उसी तरह से हाउ मीन्स वोटिंग के लिए भी उन्हें किस तरह से विचार करने पड़ते हैं, या किस तरह से विचार पूर्वक वो अपनी वोटिंग्स के लिए ये बढ़ाते हैं। नाउ वी हैव गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ राइट टू वोट। अब राइट टू वोट मीन्स मताधिकार, हमारे मताधिकार। अब देखा जाए तो पहले हमें मताधिकार कब था कि 18 दिया गया था, उसके बाद हमें चेंज करके 21 दिया गया। ओके, the Indian Constitution had made the provisions of the right to vote for adult. In the pre-independence period, several provisions cited which restricted the right to vote. All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution granted adults suffrage by giving the right to vote equality to both men and women above the age of 21 years. The voting age was later reduced from the 21 to 18, which gives opportunity to political participation to the young generation in India. अब देखिए मतदान का अधिकार किस तरह दिया गया। भारतीय संविधान में अगर हम देखें प्रौढ़ मताधिकार जो तरतूद की गई थी वो किस तरह से थे, उसी के हिसाब से उनकी मूल व्याप्ति होती थी। मतदान को संकोच करने के लिए मीन स्वतंत्रता पूर्वी काल जो था, स्वतंत्रता के पहले था, उसमें तरतूद की गई थी कि जो भारत के पुरुष या महिला वर्ग है उन्हें 21 वर्ष की आयु में ही मतदान किया जाना चाहिए, किया मीन्स मतदान का अधिकार मिलता था जब वो 21 वर्ष के होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संविधान में फिर से कुछ नियम या अटी मीन्स कुछ व्यापक मतदार जो थे उनको उनके जो एज है उसको 18 मीन्स वो कम किया गया, मीन्स 21 से 18 किया गया कि अब हमारे जो इंडिया के जो डेमोक्रेसी लेवल है उसमें हर इंसान को 18 वर्ष के होने के बाद मतदान का अधिकार दिया जाता है। ओके, देन
Such provisions had made India the largest democracy in the world. India has the greatest number of voters compared to the any other democratic nation. और तो और हमारा भारत कैसा था? So it means उस जमाने में नवयुग के लोगों के लिए मीन्स यूथ को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, इसीलिए उन्हें एज क्राइटेरिया दिया गया, 18 साल दिया गया। इस वजह से क्या हुआ, आज हमारा भारत वोटिंग में सबसे आगे है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के मीन्स नंबर 1 पे हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है, जहाँ पे वोटर की संख्या ज्यादा है। Okay, this changes is not only quantitative but also qualitative, as new political parties are emerged with the active support of young voters. These party represents various expectation of a people and compete in the political sphere. अब देखिए इस वजह से क्या हुआ, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी के हिसाब से नहीं थी, तो ये किस तरह से था, इस वजह से यूथ का जो कहते हैं ना सपोर्ट मिला, मतदार जो यूथ मतदार होता है उनका सपोर्ट मिला, उस वजह से क्या हुआ, जो राजकीय स्पर्धा थी उन्हें भी एक अच्छा स्वरूप मिला, उसमें बदलाव चेंजेस आए। उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, उन चेंजेस की जो लो मीन्स उनकी इच्छा आकांक्षा है प्रतिनिधित्व की है, जो उन्हें उस स्पर्धा में दिखना था, कंप्लीटिशन कैसे हम कह सकते हैं, पीपल एंड कंप्लीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर मीन्स एक्सपेक्टेशन बढ़े, वेरियस एक्सपेक्टेशंस उनके बढ़े, पार्टीज के एक्सपेक्टेशंस बढ़े कि यूथ अगर हमारे साथ रहेगी तो इट विल बी डेवलप्ड, एक्टिविटी एमर्ज होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टी को सपोर्ट मिलेगा जितना यूथ काम करेगा। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही का विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये कैसा था, लोकशाही जो है हमारी उसका एक गाभा कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ना इंटरनल पार्ट। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेमोक्रेसी का जो विकेंद्रीकरण था, जो डिवाइडेशन हुआ मीन्स सत्ते का जो डिवाइडेशन, वो लोकशाही का एक गाभा था, जैसे कैसे गाभा राम मंदिर का, उस तरह से एक मिडल पॉइंट कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर पॉलिटिक्स। और इस वजह से क्या हुआ, जो भी सत्ता थी उसका गैर व्यापार नहीं होना चाहिए या गैर व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिसे कह सकते हैं हम कंट्रोल किया गया मीन्स उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो प्रॉपर वे से मिलती थी। ओके, political participation for the common people, the directive principles of a state policy include the provisions for democratic decentralization। और तो और क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ मीन्स जो भी विकेंद्रीकरण हुआ संविधान में, जो तत्व तरतूद की गई या फिर जो भी पॉइंट्स बताए गए, उन्हें किस तरह से कह सकते हैं ना हम, जिनका डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवाइडेशन हुआ या फिर उन्हें विकेंद्रीकरण अलग अलग विभागों में बताया गया। ओके, देन one such important provision is regarding empowering the local self-government, make genius democratic governance a reality. After independence, several attempts were made towards democratic centralizations. One such important attempt is the 73rd and 74th Amendment to Indian Constitutions, which have a constitutional status to local self-governing institute and also increase their power. अब देखिए, अब 73 और 74 जो संविधान थे उनमें जो दुरुस्ती हुई, उस दुरुस्ती में कैसे बताया गया कि जो भी स्वतंत्र भारत जो लोकशाही विकेंद्रीकरण हुआ, उसके बहुत ज्यादा प्रयत्न किए गए, और इन प्रयत्नों में कैसे बहुत सारे लोकशाही जो प्रत्यक्ष उन्हें क्या किया स्वरूप में अलग अलग तत्वों पे मार्गदर्शन भी दिया गया, और तो और शासन की दुरुस्ती, शासन संस्था जो संविधान को मान्यता दे रही थी, और तो जो मान्यता मिली या फिर उनके जो अधिकार थे उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली थी, इंक्रीज होने वाले थे, उन्हें पावर मिलने वाली जो शासन संस्था थी, जो सेल्फ गवर्निंग कंपनीज थी या संस्थाएं थी, जो उन्हें संविधान की मान्यता तो मिली पर उसके साथ साथ ही उन्हें अधिकार भी मिलने लगे। नाउ कैन यू टेल द रीजन फॉर फॉलोइंग चेंजेस। अब आप अपने रीजंस बता सकते हो क्या कि किस वजह से ये चेंजेस हुए। Okay, so this is your activity. First one is some seats are kept reserved for women to increase their participation in political progress. अब राज्य कारभार में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन रखा, सहभाग उनका बढ़ना चाहिए, इसलिए उनके लिए कुछ प्लेसेस रखी गई। Okay, some seats are kept reserved for weaker section of the society so that they can get assured in a political power. और तो और क्या किया गया, जो दुर्बल सामाजिक घटक थे उनके लिए भी सत्ता में सहभागी होने के लिए कुछ सीट्स रखी गई। देन
थर्ड पॉइंट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश, और तो और राज्य निवडणूक भी आयोग निर्माण किया गया, मीन्स राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसे राज्य निवडणूक आयोग कहा जाता है वो भी स्थापित किया गया, मीन्स निर्माण किया गया। देन द फोर्थ पॉइंट इज द 11th and 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और तो और संविधान में 11वां और 12वां ऐसे दो नए परिशिष्ट मीन्स परिशिष्टाची भार पडली, मीन्स परिशिष्ट मीन्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड किए गए। नाउ वी कैन गो फॉर द अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आप लोगों को अगर पता हो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमने देखा है 2005 में जो सिटीजनशिप एम्पावरमेंट हुआ वो क्या था, किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, मीन्स इंसान को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी चीज की जानकारी ले सकता है। राइट, नाउ लुक एट दिस। Citizen empowerment is the essential condition of democracy. It is necessary to create opportunity for citizen participation and interaction with the government. अब देखिए इसमें क्या गया, लोकशाही ऐसी थी कि जिसमें नागरिकों को क्या किया गया, समीकरण किया गया, समीक्षीकरण किया गया, उन्हें मार्ग अलग अलग मीन्स कहते हैं ना डिफरेंट रूट्स मिलने चाहिए उन्हें, और तो और उन्हें डिफरेंट रूट्स में अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, ये भी बताया गया। और तो और उन्हें ऐसा मिलना चाहिए मीन्स उनका जो भी रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ वो डायरेक्टली होना चाहिए, उनका जो संवाद होना चाहिए शासन के साथ वो बढ़ना चाहिए। ओके, with the government, increased communication between citizen and government helps in the strengthening democracy and in building a relationship of a trust between them. अब उनके बीच में विश्वास बढ़ना चाहिए, उनका संवाद बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें हमने डेमोक्रेसी में देखी। उसी हिसाब से किस तरह से देखा जाए तो देखिए, सिटीजन हैव राइट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और तो और हमारी लोकशाही की जो जनता है उनके पास पूरा प्रक्रिया को जानने का अधिकार दिया गया कि किस तरह से शासन का ये सब जो चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, वो सब उन्हें जानने का अधिकार दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड गवर्नेंस। अब देखिए सरकार का जो भी कार्य चला वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए उसमें, उनका जो उत्तरदायित्व है वो सुशासन के वैशिष्ट होने चाहिए, और तो और वो दो वैशिष्ट प्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिक को उनके अधिकार मीन्स उन्हें पता होना चाहिए किस तरह से दिए गए उन्हें वो अधिकार। ओके, देन राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the work of government, और तो और ये अधिकार उन्हें शासन के कारोबार को गोपनीयता मीन्स हम कह सकते हैं छुपी हुई कमी गोपनीयता, जो भी गोपनीयता वो क्या हो गई, वो ओपन मीन्स कम हो गई, और तो और लोगों को उन व्यवहारों को जानने की पूरी तरह से जानने की राइट मिल गया, अधिकार मिल गया। Then, after the year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as a right of a citizen. Accordingly, citizens in India have got right to information, education, and food security. These rights have a strength democracy in India. अब देखिए ईस्वी सन 2000 में क्या हुआ, उस समय नागरिकों के लिए उन्होंने एक उनका जो अधिकार था उसे सुधारने के लिए आगे बढ़े मीन्स कल किया, उसके हिसाब से उन्होंने उनके एजुकेशन में उनके जो फूड कह सकते हैं अन्य सुरक्षा का हक था उन्हें मिला। इवन उन्हें क्या मिला, जो भी लोकशाही थी उनका क्या हुआ, स्ट्रेंथ मीन्स उनका जो पावर था उन्हें वो हक मिला, और वो डेमोक्रेसी में क्या हुए, एकदम स्ट्रांग हुए। ओके, डू यू नो राइट बेस्ड अप्रोच, इट मीन्स अ हकधरी दृष्टिकोण। अब जो भी हमारा दृष्टिकोण है, हमारा जो अधिकार है, कहते हैं राइट बेस्ड अप्रोच। इन दिस डेडिकेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस वाज मेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर democratization of India. However, in this process, citizens were considered as the beneficiaries. In the last few decades, development is considered as the right of citizen. In our opinion, how will this approach change the relation between the government and citizen? अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद दशक में मीन्स
स्वतंत्रता के बाद कैसा प्रोग्रेस हुआ, किस तरह का प्रोग्रेस हुआ, नागरिकों को लाभार्थी किस तरह से मिली दृष्टि उन्हें, इवन किस तरह से लाभार्थी होने का उनको सहयोग मिला, इवन उन्होंने किस तरह से नागरिकों का हक मिला, भूमिका उन्हें उन्हें जानने को मिली। और तो और इस हिसाब से अगर हम देखें, इन योर ओपिनियन in your opinion, how will this approach changes the relation between the government and the citizen? किस तरह से नागरिक का संबंध शासन के साथ बदला, हमें ये भी पता करना है। ओके, आपको लगा होगा। नाउ डिस्कस, डू यू थिंक दैट सिटीजन इन इंडिया शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट? अब आपको लगता है क्या कि हमें राइट है किसी भी चीज का, रोजगार हक जो मिला है हमें, do you think that citizen of India should have to right to employment? According to you, if everyone get the right to shelter, how will it affect democracy in India? अगर हम कहे कि अभी हर इंसान को अगर राइट टू शेल्टर मीन्स कह सकते हैं ना, निवारा मिला, रहने के लिए साधन मिला, तो इसका हमारे जो लोकशाही है उस पर क्या परिणाम हो सकता है, किस तरह का परिणाम हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी पे हो सकता है, वो भी हमें जानना है। तो दिस इज योर टू एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज कैन यू टेल द रीजन फॉर अ फॉलोइंग चेंजेस, एंड सेकेंड one is a discuss. Okay, so this two activity you have done in your activity notebook. Now we will go to the third point. Third point is a social justice and equality. अब सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, और इक्वलिटी मीन्स समता किस तरह से होनी चाहिए। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, सामाजिक न्याय और समता ये हमारे संविधान के उद्दिष्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, ये उद्दिष्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है। और ये कह सकते हैं ना, जैसे कि ये टू ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइन, हमारी जो मूल अधिकार कह सकते हैं, गाइडलाइंस है टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज। ये दो तत्वों पे ही हमारे जो भी सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई है, ये दो तत्वों पे हुई है, ये ध्येय है हमारे नए समाज का निर्माण करने के लिए, ये पॉइंट्स हैं। ओके, वी आर फॉलोइंग द पाथ लेट डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव द गोल। और तो और हमारा ध्येय है, और क्या है ये हमारा क्या है, संविधान की दिशा में आगे के जो रास्ते हैं उनकी और दिशा जो चल रही है, हमें आगे बढ़ने की दिखा रही है, राह दिखा रही है। ओके, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of a dignity for all individuals. अब देखिए, अभी यहाँ पे क्या दिखाया है, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। अब एस्टैब्लिश किया सोशल जस्टिस, क्यों किया है, is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist of equality for dignity of our individual. अब ये हमारा जो सामाजिक न्याय प्रस्तापित किया गया है, किस लिए किया गया है कि जो भी व्यक्ति है जिन पे अन्याय हुआ है उनका दर्जा सुधारने के लिए, उन्हें समान दर्जा देने के लिए, और तो और हमारा ये आग्रह है कि हमारे जो भी कास्ट है, धर्म है, जाति है, भाषा है, लिंग है, जन्म स्थान, वंश, संपत्ति इत्यादि जो चीजें हैं हमारी, उनकी श्रेष्ठ व कनिष्ठ ऐसे भेद न करने। इवन उनमें जो है कि कह सकते हैं ना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे भेदभाव न होने चाहिए। इवन उनकी प्रॉपर्टीज को देख के ये नहीं बोलना चाहिए कि ये अमीर या गरीब है, और तो और उन्हें समान संधि मिलनी चाहिए, और तो और न्याय और समता उनके लिए कह सकते हैं ना, उनके डेवलपमेंट्स के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए उतने ही जरूरी है। ओके, टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी। और तो और हमारी जो ये सामाजिक न्याय है वो क्या होना चाहिए, उसकी जो एफर्ट्स है वो इक्वलिटी के लिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सबके स्तर एक जैसे होने चाहिए। बट द गवर्नमेंट एफर्ट एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। और तो और अगर हम देखें तो क्या है, शासन धोरण जो है उनका भी प्रयत्न विशेष उसी तरह से महत्व है कि किस तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, one must try to bring all sections of the society into the mainstream. अब देखिए, लोकशाही जो है हमारी वो अधिकाधिक किसमें है, सर्वसमावेशक होने के लिए सामाजिक घटक जो हमारे समाज के घटक है उनमें प्रवाहित होनी चाहिए। जो भी हमारे सामाजिक घटक है उनको उनके
मुख्य कह सकते हैं ना, मुख्य प्रवाह में दिखाया जाता है, मेन स्ट्रीम में दिखाया जाता है। डेमोक्रेसी इज अ इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और तो और जो हमारी लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, वो कैसे समाज घटकों के लिए कैसे उनमें इंक्लूड होनी चाहिए, उनकी जो प्रक्रिया चलती है उसे इंक्लूड कर लेना चाहिए। इवन democracy is democracy helps in reducing social conflict. Let us take review of the effort made in India in this direction। और किस तरह से हमारी जो लोकशाही है वह समाज के संघर्ष को कम होते हुए और तो और उनकी दृष्टिकोण से देश में क्या प्रयत्न चल रहे हैं, किस तरह से होने चाहिए, वो हम देखेंगे। ओके, ना पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब हम क्या देखेंगे, जो राखीव जागा है, मीन्स कह सकते हैं ना रिजर्वेशन जिसे कहा जाता है, वो पॉलिसी किस तरह से लेडीज के लिए जगह होनी चाहिए, किस तरह से इलेक्शन में उन्हें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वीकर सेक्शंस के लिए हमने रिजर्व सीट्स रखे। तो क्या है ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो वो हम देखेंगे। Policy of reservations of seats is meant for those sections of a society who have been deprived of the opportunity for education and employment for a long period of time। अब देखिए, देखा जाए तो जो लोक समूह है अथवा जो समाज घटक है, जो लोग मीन्स जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, जिनको रोजगार की संधि नहीं मिली है, बहुत दूर है वो उन चीजों से, वंचित है उन चीजों से, और उन घटकों के लिए ही मीन्स वो सामाजिक घटकों के लिए ही हमें रिजर्वेशंस रखे गए हैं, हमारे यहाँ रिजर्वेशंस उनके लिए किए गए हैं। उसी अनुसार मीन्स दैट इज अ वे। ओके, then accordingly in the educational institutions and in government services some seats are kept for reserved for scheduled caste and scheduled tribe। There is also a provision for provisions of a reservation of seats for other backward classes। अब देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं अभी हमारा जो सामाजिक घटक है उस जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसे वंचित सामाजिक घटक है जो टोटली एजुकेशन से या बेरोजगार है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस रखे गए। उसी तरह से हमारे जो अनुसूचित जाति जमाती या फिर उनके लिए एजुकेशन में सीट रिजर्व्स रखे गए, नौकरी में सीट्स रिजर्व्स रखे गए, और तो और जो मागास मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी तरतूद की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे अमेंडमेंट पे। अगर अभी आप रिसेंटली कुछ मुद्दे देख रहे हो तो मराठा आरक्षण के लिए चल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस में नहीं चाहिए, एसबीसी चाहिए, सो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कहते कि हम हमारे में से उनके लिए प्लेसेस नहीं देंगे या फिर सीट्स नहीं कंज्यूम करने देंगे। तो ये सब मुद्दे हम अभी देख रहे हैं, रिसेंटली चल रहा है मराठा आरक्षण। बीच में धनगर आरक्षण के लिए उठा था सवाल, उसके बाद ईसीबीसी हुआ, फिर डब्ल्यूबीसी हुआ। तो ईएसडब्ल्यू जो अभी है मराठा आरक्षण, जो अभी सवाल उठ रहे हैं, हम हमारे रोज के डेली न्यूज में ये सब चीजें देख रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन सीट्स कैसे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस समय उन्होंने सबके लिए समान आरक्षण रखा था। इवन उन्होंने मराठा का उन्होंने सभी के लिए रिजर्वेशन पैक किए गए थे। दैट टाइम दे हैव गिवन प्रॉपर सीट्स टू एवरी कास्ट। ओके, then we can go for our next topic, that is a scheduled caste and scheduled tribe preventions of a atrocities act। अब देखिए, अनुसूचित जाति और जमाती के लिए उन पे जो अत्याचार होते थे उसके लिए संरक्षण कायदा बनाया उन्होंने, एट्रोसिटी एक्ट जिसे कह सकते हैं हम, जो कि अभी अगर आप अभी जो हाथरस हत्याकांड जो आप देख रहे हैं, अगर आपने सुना हो, अगर न्यूज देखी हो तो देख रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ और किस कंडीशन में उसका घर वालों को टॉर्चर किया गया। तो ये सब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट मीन्स एक कायदा बनाया गया, एक संरक्षण कायदा उन्हें दिया गया। ओके, दिस इज an important act for establishing social justice and equality। अब ये एक्ट किस लिए बनाया गया कि सोशल जस्टिस मीन्स उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और इक्वलिटी में न्याय उन्हें मिलना चाहिए। ओके, देन this act prevents any injustice against the people belong to scheduled caste and scheduled tribe, and any atrocity committed against them is liable for punishment। और तो और देखिए, ये कायदा क्यों बनाया गया, ये अनुसूचित जाति जमाती के लिए बनाया गया है, और तो और इस कास्ट में मीन्स किसी भी चीज की तरह से उन पे जातिवाचक अन्याय हुआ हो या जाति
वाचक उनसे बोला गया हो, तो इसीलिए ये अमेंडमेंट, ये कायदे की तरतूद की गई। और तो और ये इस कायदे के अनुसार, मीन्स इस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार उसी समय उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, ऐसी भी तरतूद इस कायदे में की गई। ओके, नाउ do this, read the provisions of above law, try to understand them with the help of your teacher. What effort should be made to prevent एट्रोसिटीज। ओके, एट्रोसिटी एक्ट क्या होता है, किस तरह से इसका फॉलोअप में लाया जाता है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज पढ़ेंगे, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन्स एंड प्रोविजंस फॉर अ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इस बार हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, राइट टू वोट, इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस तरह से हुआ। उसके बाद हमने देखा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी क्या होती है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट्स क्यों दिए गए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया वो क्यों था, किस वजह से बनाया गया, इवन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन सीट्स किसके लिए थी, वो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए दी गई, जो पूरी तरह से वंचित थे शिक्षण से या फिर नौकरी से, उनके लिए ये सारे रिजर्वेशन किए गए। व्हेन यू लाइक माय वीडियो, share with your friends. Thank you.